हेलो एवरीवन, आई एम सुनील अग्रवाल। तो हम इतिहास के जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम हमारे अतीत पार्ट 2 जो कक्षा 7 की है एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर नंबर 7 आज हम इसकी स्टडी करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं आज सबसे पहले तो ये है हमारा पार्ट 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी जो इतिहास की है। तो इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं, तो हमारा इसमें तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी। तो आज देखते हैं हम चैप्टर नंबर 7, जिसमें क्या है, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। मतलब कि एक ही जगह पर जो समुदाय, मतलब कि लोगों का समूह जहाँ पर कि वो रहते थे। इसी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 7 की क्या है। और ये जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से दूसरी जगह में बसे हुए जो समुदाय, मतलब एक जगह से दूसरी जगह में जो बसे हुए लोग हैं, उनके बारे में देखते हैं कि किस तरह से वो रहे और किस तरह से वो अपना समुदाय के रूप में एकत्रित रहते थे। जिसमें कि हमने चैप्टर 2, 3 और चैप्टर 4 में देखा कि आप किस तरह से इन राज्यों के, मतलब कि जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उन राज्यों को किस तरह से उत्थान कर सकते हैं, और उत्थान और उनका पतन, किस तरह से उनका पतन हुआ, किस तरह से उनका उत्थान हुआ, इसी के बारे में देखते हैं। और उठापटक के मतलब कि जो उठापटक मतलब एक जगह से दूसरी जगह के बीच जो कला हैं, इसमें कि आप देखेंगे कि कला मिलेगी, दस्तकारियाँ मिलेगी, उत्पादन मिलेगा, जो विभिन्न किस्म की या इनकी गतिविधियों के बारे में, जो कि एक शहर से गांवों में धीरे धीरे करके फल फूल रही थी। मतलब कि धीरे धीरे करके वो है फल फूलना के मतलब कि वो है ये हुआ कि वो है आगे बढ़ रहे थे। और फिर इसी में सबसे पहले इनके अंतराल में क्या होता है कि महत्वपूर्ण है, जो कि राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक जो परिवर्तन हुआ, वह है बहुत धीरे धीरे करके परिवर्तन होने लगा। लेकिन इसमें एक जो यह होता है कि जो सामाजिक परिवर्तन हर जगह पर समान नहीं रहते। मतलब कि एक जगह पे कुछ और परिवर्तन हो रहा, दूसरी जगह में कुछ और, इस तरह से ये हुआ कि वह सामान्य नहीं रहते। मतलब कि वह धीरे धीरे करके वह परिवर्तन होते रहते थे। तो ये क्या हुआ, फिर विकसित होने लगे, और ये वैसे ही हुआ जैसे कि वह महत्वपूर्ण समझते थे। जैसे कि जनजाति समूह, जनजाति का जो नृत्य था, संताल चित्र में जो खर्राजे इस चित्र में दिखाया गया कि जो इनका नृत्य था वह किस तरह से ये होता था। तो फिर इसमें देखते हैं कि ये उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा, जैसे कि इसमें आप देखेंगे समाज, मतलब कि समूह है, वर्ण है, जो कि नियम अनुसार पहले से ही विभाजित थे। जैसे कि ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए, बड़े बड़े राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए, और उनसे बहुत बड़ा ऊंचा नीचा, मतलब कि कहने का मतलब कि जो और बड़ा होता है और उससे नीचा होता है। और इसमें अमीरी और गरीबी दोनों के बीच में ये फासला बढ़ता गया। मतलब कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब की ओर ये फासला था वह निरंतर बढ़ता गया। जिससे कि आप देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत था ना, उसमें सुल्तानों और मुग़ल काल में श्रेणीबद्ध समाज जटिल थी। मतलब कि जो मुग़ल कालों का जो सुल्तानों का जो मुग़ल काल था, उसमें इस तरह के समाज आपको श्रेणीबद्ध रूप में जटिल होते गए, धीरे धीरे करके जटिल होते गए। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों से परे समाज, जो कि जनजाति समाज था, इसमें से आप अलबत्ता एक दूसरी तरह समाज जो कि उस समय पर मौजूद था। मतलब कि कहने का ये हुआ, उस समय पर ये समाज का जो चरित्र था वह उसी समय पर यह एक दूसरी तरह से समय के अनुसार वह मौजूद होते रहे।
और फिर उपमहाद्वीप में कई समाज है, जैसे कि ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम अलग थे, उनके जो कर्म कांड थे उनको नहीं मानते थे वे, ना ही वे एक असमान वर्गों से विभाजित थे। मतलब कि ये हुआ कि वह जो वर्ग था वह एक असमान रूप से वह वर्गों में विभाजित थे, मतलब अलग तरह से थे। अक्सर ऐसे समाजों में जो जनजातियां कहा जाए, मतलब कि जो अलग रहते थे, उन समूहों को या समाजों को जनजातियां कहा जाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि वह और छोटी निचले क्रम के थे, इस वजह से उनको जनजाति समूह के रूप में अलग से रखा गया। इसमें प्रत्येक जनजाति सदस्य जो होते नातेदारी के बंधन में रहते, मतलब कि नातेदारी का बंधन ये हुआ कि वह समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और ये कई जनजातियाँ जो होती खेती में से अपना, इनका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जनजातियाँ जो होती वह खेती के लिए कृषि कार्य करते थे, जिससे कि वह अनाज उगाते थे और अपने जीवनोपार्जन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए वह इस तरह की जनजातियों का इस तरह से वह अपना कार्य करते थे। परंतु ये लोग जो होते शिकारी और संग्रह के रूप में भी या संग्रह के रूप में भी ये कार्य करते थे। तो आप देखते हैं फिर इस तरह से पशुपालक भी थे और वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक, मतलब कि वो कहने का ये तात्पर्य है कि वह जहाँ रहते थे वहाँ पर जो बहुत मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, पूरा जो प्रकृति का जो संसाधन, मतलब प्रकृति ने उनको जो दिया उसका वह भरपूर इस्तेमाल करते थे और इन गतिविधियों को मिला जुला कर वह अपनाते थे। मतलब कि यह हुआ कि पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वह एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वह कार्य करते थे। तो ये गतिविधियाँ जो ही वह मिलजुल कर अपनाते थे, मतलब सभी समूह जो उनके लोग थे वह मिलजुल कर इस तरह से वह कार्य करते थे। इसमें कि आप देखेंगे कि जनजातियों का जो खाना बदोश था ना, वह दूसरी जगह में घूमते, मतलब कहने के ये हुआ कि वह इन जनजातियों का जो खाना बदोश समूह था वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। वह जनजाति समूह जो है संयुक्त रूप से जो भूमि और चारागाह पर नियंत्रण करते, मतलब कि भूमि में कृषि करना, खेती करना और चारागाह मतलब पशुओं को चारा के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। तो वह खुद ही अपनाए गए नियमों पर विचार पर उनके जो खुद ही जो नियम बनाते थे उन नियमों का बीज बंटवारा भी करते थे। जैसे कि आप देखेंगे उपमहाद्वीप के जो विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी, जैसी उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों में कई बहुत बड़ी जनजातियां जो है धीरे धीरे कर फलते फूलते गए। वह सामान्यतः ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में, रेगिस्तान के दूसरी और दुर्गम जगह पर निवास करते थे। तो आप देखेंगे कि कभी कभी ये जनजाति विभाजन पर आधारित और अधिक शक्तिशाली जो समाज है उनका टकराव होता था। इनका कहने का मतलब ये छोटी समाज और बड़ी समाज दोनों समाजों के बीच में जो टकराव होता था, उनमें कई मायनों में इन जनजातियों में अपनी आज़ादी का बरकरार रखा था। मतलब जो आज़ादी स्वतंत्र होना चाहते थे वह अपना इस तरह से वह अपना आज़ादी का बरकरार रखा और वह अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। मतलब कि जो संस्कृति प्रकृति से मिली हुई संस्कृति को अलहदा उन्हें हमेशा बचाए रखते थे। उपमहाद्वीप का एक सामाजिक मानचित्र को लेकर वे इलाके बताए जहाँ पर जनजाति समूह, मतलब इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो उन जनजाति समूह को बताया जिसमें कि उन जगह को बताया जिसमें कि जनजाति समूह रहता था। लेकिन जातीय आधारित और जनजाति समाज दोनों ही अपनी विधि, किस्म और ज़रूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते थे। मतलब कि कहने का ये हुआ कि उनकी आवश्यकता के अनुसार वह एक दूसरे पर निर्भर रहते, जिससे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यह टकराव और निर्भर इन दोनों संबंधों में इस तरह समाज में धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। इस तरह से ये संबंध जो उनके बीचों में जो संबंध था वह धीरे धीरे कर समाजों में वह बदलने का कार्य किया। आप देखेंगे कि फिर जनजातीय लोग कौन थे,
अब बात करते हैं दोस्तों कि जनजातीय लोग कौन थे। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि समकालिक इतिहासकार जैसे कि मुसाफिरों ने जनजाति के बारे में बहुत कम ही जानकारी दी। मुसाफिर का कहना मतलब कि ये हुआ कि आने जाने वाले जो लोग हैं ना, वह जनजातीय के बारे में बहुत कम जानकारी दी। और कुछ जगह आप वहाँ और छोड़ दे तो वे जनजाति लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि जनजाति लोग जो होते हैं ना, वह लिखित दस्तावेज नहीं रखते, मतलब वह मौखिक तौर पर ही वह दस्तावेज के रूप में उपयोग करते थे मौखिक तौर पर। लेकिन वह समृद्ध और रीति रिवाजों से वाचिक थे और मौलिक परंपराओं का संरक्षण भी करते थे। और वे परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। मतलब उनकी जो कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो प्राकृतिक परंपरा थी ना, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए वह इस तरह से वह उनको नई पीढ़ी में विरासत के रूप में, जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनकी जो नई पीढ़ी है, उनको यह इस प्रकार की उनकी जो परंपरा है वह है क्या मिलती है उनको, परंपरा जो मिलती है मौखिक रूप पर उनको विरासत में मिलती है। कौन सी परंपरा? जो उनके प्राचीन काल से चली आ रही, प्राचीन समय से चली आ रही। तो आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते। परंतु आज देखें हम तो आजकल के जो इतिहासकार हैं ना, जो पहले की जो परंपरा उनको उन्हीं के आधार पर इनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वह अच्छा सा लेख लिख सकें। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनजाति लोग कहाँ पाए जाते हैं? यह भारत के हर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी जनजाति का एक इलाका जैसे प्रभाव है, प्रभाव आप देखेंगे कि समय के साथ साथ बदलते जाता है। उनका जो जीवन का प्रभाव है ना, वह समय जैसे जैसे बदलता जाता है, उसी के आधार पर उनके जो प्रभाव भी धीरे धीरे करके बदलने लगते हैं। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बहुत बड़े इलाका का नियंत्रण रहता था। मतलब कि एक जो शक्तिशाली जनजाति है, उनका जो जनजाति का समूह वर्ग है, वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि उनमें सभी लोग मिलकर अपना एक संगठन के रूप में वह कार्य करते हैं। तो पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं, मतलब कि पंजाब की जो है कौन सी है? खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। कहाँ पर? पंजाब पर, 13वीं और 14वीं सदी पर। तो यहाँ पर गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन से लोग? गख्खर लोग जो थे वो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर था। कौन था उनका मुखिया? कमाल खान गख्खर, जो अकबर के मनसबदार बनाए गए। किसको? अकबर का मनसबदार किसको बनाया गया? कमाल खान गख्खर को बनाया जाता है। फिर मुगल और सिंध में जो मुगलों के द्वारा अधीन का जो उनका जो मुल्तान और सिंध का जो मुगलों के द्वारा जो अधीन कर लिया जाने वाला जो लगाह और अरघुन था। किनका? मुगलों का। जिसमें आप देखेंगे अब कि इस तरह से चित्र में दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ से वह लगान और अर्घन प्राप्त करते थे। जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय जनजाति के क्षेत्र है। आप इसमें देख सकते हैं कि भील है, कोली है, करगोटा, बुराई है, कुरट्टा है, खेड़ेर है, मारवाड़ है, बगदास है, फिर कोपास है, खोड़ है, गोंड है, बंगस है, फिर इसमें आरोन है। इस प्रकार से इन सभी जातियों के बारे में बतलाया गया। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, ये लोग जो होते हुआ ज़्यादा उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में ही एक विशाल शक्तिशाली जनजाति भी बलूच है।
कौन सी है शक्तिशाली? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियाओं के कई छोटे छोटे कुलों में बटे होते, इनके अलग अलग मुखिया होते हैं। छोटे छोटे कुलों मतलब कि कहने का ये है कि छोटे छोटे कुल का मतलब है 10 से 12 लोगों का एक समूह के रूप में होना चाहिए। तो फिर इसमें देखते हैं आप पश्चिमी हिमालय में इस क्या हुआ, गट्टी है गाड़ियाँ की जनजाति रहती है। कौन सी? गट्टी करियाँ गटेरियों की जनजाति रहती है। जैसे उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर ही नागा, अहोम और कई दूसरी जनजाति पाई जाती है। कौन सी है? नागा है, अहोम है, जैसी कई तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। मौजूदा बिहार में, झारखंड में, जैसे कि कई बिहार और झारखंड के जैसे कई इलाकों में कब से 12वीं सदी की ओर सरद शाहियों का उदय हुआ। कौन का उदय हुआ? सरदार शाहियों का उदय हुआ। कब हुआ? 12वीं सदी में। तो इसमें बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति, तो फिर इस तरह कौन? बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह। जब कब? 1591 ईस्वी में चेर लोगों पर हमला हुआ तो वह परास्त हुए और फिर लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। मतलब कि जो लूटा हुआ जो धन संपत्ति थी उसको इकट्ठा किया, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। मतलब कि उन्होंने तो क्या हुआ, संपत्ति तो लूट लिया, परंतु उस जगह के जो लोग थे उनको पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। औरंगजेब के समय में एकल सेनापति चेर थे। आप देखेंगे कि इसमें कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह की कुल कहते हैं जो कि एक ही पूर्वज की संतान या का दावा करते हैं। मतलब कि इनका कहने का यह हुआ कि एक ही पूर्वज की संतान, मतलब कि जिसमें कि जो उनके बड़े लोग, बड़े से फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, जिसमें कि कुल मिलाकर समूह के रूप में उस कुल के जितने भी लोग थे उन्हें हम पूर्वज या पूर्वज की संतान का दावा करते हैं। जैसे अनजातीय जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होता। कौन? जनजातीय। तो फिर आगे देखते हैं हम, जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि कई लोगों के किले पर कब्जा किए और फिर इस तरह जनजाति समूह आप देख सकते हैं कि ये जनजाति लोग हैं। फिर अधीनस्थ बना लिया गया इनको, किनको? जनजाति लोगों को। क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी थी? मुंडा और संथाल। कौन सी थी जनजाति? मुंडा और संथाल। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। कौन? मुंडा और संथाल कहाँ रहते थे? बंगाल और उड़ीसा में। कर्नाटक और महाराष्ट्र में के कई पहाड़ियों में कोली है, बेराद है, जिसमें कि कई तरह की जनजातियां निवास स्थान के जनजातियों के निवास स्थान थे। ये गोली लोग गुजरात के इलाके में रहते थे और वह दक्षिण पूर्वी कोरागा, बेतार, मारवाड़ की दूसरी जनजाति भी इसमें विशाल अवधि रखते थे। तो आप देख सकते हैं कि फिर इसमें इसी तरह से भील जनजातियों का भी उदय हुआ और वह पश्चिमी मध्य में भारत में फैली हुई 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। 16वीं सदी जैसे आते आते हुआ कई प्रकार की जगह पर बस गए। कहने का मतलब उनका ये हुआ, जैसी 16वीं सदी का आरंभ होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कि जगह जगह पर जाकर वह बस गए, खेती करने लगे, जमीन पर जमींदार बन चुके थे। तब वह भीलों का कुल शिकारी संग्रह भी मौजूद था। कौन सा? भीलों का भी शिकारी संग्रह मौजूद था। और मौजूदा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के गौंड लोग बड़ी तादाद पर फैले थे। कौन फैले थे? गौंड लोग, जो कि बहुत ही अधिक तादाद पर फैले थे। अब देखते हैं खानाबदोश और घुमंतू लोग। खानाबदोश और घुमंतू लोगों से तात्पर्य यह हुआ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी खाना के भोजन की तलाश में जाना ही उन्हें हम क्या कहते हैं? खानाबदोश कहते हैं। जैसे कि चरवाहा जानवर जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। तो आप चित्र में देख सकते हैं घुमंतू व्यापारी श्रृंखला भारत की बाहरी दुनिया को जोड़ती है। कौन सी दुनिया को जोड़ती है? भारत की बाहरी दुनिया को जोड़ती है, जहाँ पर मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जाता था और फिर मध्य एशिया के व्यापारियों ऐसी वस्तुओं को लाते थे और बंजार एवं व्यापारी भी स्थानों पर पहुँचते थे, जिससे कि उनको मालों को खरीदा और बेचा जा सके। तो आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों का इत्यादि क्षेत्रों में, जैसे कि
ऊन हुआ, ऊन का इत्यादि विनिमय करते थे। और फिर आप कुछ खानाबदोश जानवरों पर संतान, जैसे कि खानाबदोश जानवरों पर क्या करते थे, वह सामान का, इस सामानों के सामान जो ऊँटों पर रखा जाता था, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाई के लिए इसका उपयोग करते थे। और भी इस तरह सामान का खरीदी बिक्री भी इन्हीं से सामान के इन्हीं ऊँटों के जरिए वह सामान को खरीदी और बिक्री के लिए इनका उपयोग करते थे। बंजारा लोग अब महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे? बंजारे लोग जो होते हैं वह महत्वपूर्ण खानाबदोश होते हैं। उनका कारवा क्या कहलाता? टांडा कहलाता था। उनका कारवा क्या कहलाता था? टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी अध्याय 3 में बंजारों का ही एक इस्तेमाल नगर जो बंजारों के समाज की ढुलाई के लिए उपयोग करते थे। बादशाह जहांगीर अपने संस्मरणों में लिखा कि बंजारे विभिन्न इलाकों पर बैलों पर अनाज को लाकर शहरों पर बेचते थे। बैलों में अनाज को एक लाद कर कहाँ बाज़ारों पर बेचते थे, जिससे कि वह सैन्य अभियानों के दौरान मुग़ल सेना और खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। कौन सी सेना? मुग़ल सेना के लिए वह खाद्यान्नों की ढुलाई का भी काम करते थे। आप देख सकते हैं खानाबदोश और भ्रमणशील समुदाय किस प्रकार के थे। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें कई तरह के पशुचारी भी होते हैं और अपने रेवड़ और पशु व्रंत के साथ चारागाह को एक दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। पशुओं के चारा के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और जिसमें कि दस्तकार है, फेरीवाल है और नृत्य है, गायक है और अन्य तावासीन भ्रमणशील समुदाय, इनका समूह होता है जो अपना जो समूह में इकट्ठे रहते हैं, जिससे कि वह अपना काम धंधा स्टार्ट करते हैं और करते रहते हैं। इस तरह से बंजारे लोग, जिसमें कि खानाबदोश और भ्रमणशील लोग समूह में अक्सर जगह जगह पर लौट कर आते हैं और उन्हें पिछले साल के दौरा भी किया, जहाँ मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर वो है, समझ लेते कि इस साल हमने पिछले बार भी यहीं पर दौरा किया था, फिर उसी स्थान पर वह चले आते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि बंजारे लोग क्या है, तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत में आने वाले एक व्यापारिक पीठ मंडी के बंजारे का वर्णन मिलता है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई, जिसमें कि 14,000 बैल, सारे पशु, गेहूं, चावल, अनाजों के लादे हुए थे। मतलब कि जो अनाज था उन बैलों के ऊपर लाद करके वह ले जा रहे थे। जो बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, बीवी, बच्चे साथ में लेकर घूमते रहते थे, जिसमें कि कई प्रकार के टांडा में कई परिवार होते हैं। उनके जीने के लिए तरीका उन भार वाहकों को मिलता जुलता था और जगह जगह पर दूसरी जगह पर जाते रहते थे। गाय बैल अपने होते थे और वह सौदागरों के द्वारा, लेकिन ज़्यादातर वह खुद ही सौदागर होते। मतलब कि सौदागर का कहने का मतलब हुआ कि खुद ही वह ज़्यादा सामानों को खरीदा करते थे और बेचा भी करते थे। सस्ता उपलब्ध कराते थे, वहाँ पर खरीदते और उसी जगह पर ले जाते जहाँ पर उनको महंगा, मतलब कि जहाँ पर सस्ता खरीदते थे और जहाँ पर बेचते थे कि जहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इस जगह पर वह बेचा करते थे। फिर आप देखते हैं टांडा में जो 600-700 तक लोग होते थे। कितने? 600 से लेके 700 तक लोगों का एक समूह होता था। फिर क्या करते थे, वह एक मील से दूसरी मील तक वह सामान को ले जाते थे और फिर जगह जगह पर वह ठंडे मौसम में भी रहते थे। जैसे कि गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे और वहाँ पर ज़मीन पर पर्याप्त है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। इनको रोकने वाले नहीं थे, बंजारा लोगों को। पता करें कि आजकल हम शहरों गाँवों में अनाज ले जाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं। तो फिर आगे देखते हैं हम इसमें कि कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी, घोड़े, जानवर पालने पोसने उन्हें संपन्न लोगों के उन्हें बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे फेरी वाले विभिन्न जातियों का एक बहुत बड़ा गांव में जिसमें भ्रमण करते थे। लोग रस्सी, सरकंडे, चीजें, फूस
की चटाई यानी कि फूस की चटाई बनाकर मोटे तौर पर वह माल बनाते थे और बेचने का कभी कभी भिक्षुक भी लोग भी थे। जैसे घुमंतु सौदागर भी काम करते हैं, नर्तकी गायकों का तमाम तमाशबीनों में जैसे कि जातियों थी जो विभिन्न नगरों में और गांवों में कमाई के लिए एक कला का प्रदर्शन करते थे, मतलब कि अपनी कला का प्रदर्शन करके वह लोगों से कुछ दान के या उन्हें कुछ उनको दान, उनकी कलाकारी को देखकर उन लोगों उनको दान भी दिया करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कांस्य मगरमच्छ कुटिया कोंड जनजाति उड़ीसा, जैसे कि कांस्य का ये मगरमच्छ को मगरमच्छ को बनाया गया। बदलता समाज और नई जातियां की श्रेणियां, मतलब किस प्रकार से समाज बदलता गया और किस प्रकार से ये श्रेणियां है। तो अब देखते हैं हम, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज जरूरत बढ़ती गई, नए नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता पड़ी। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में लगातार परिवर्तन होते गया, वैसे होनहार लोगों की, मतलब जो अच्छे तरीके से उन कामों को जानता है, उन लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। वर्णों के भीतर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, मतलब जो छोटी जातियां थी वह धीरे धीरे करके उभरना शुरू हो गया था। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं ब्राह्मण के बीच में नई जाति सामने आई। दूसरी ओर आप जनजातियों का एक समूह है जो जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया, उन्हें जातियां का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञ और वह समाज शिल्पकार, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री और जैसे ब्राह्मणों के द्वारा जातियों का समूह मान्यता दी गई, जिसकी वजह से समाज में एक पृथक संगठन का आधार बना। आप देख सकते हैं कि फिर इसमें जाति पर विचार विमर्श, दोस्तों जाति पर विचार विमर्श किस तरह से करते हैं और इसका हम वर्णन देखते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में तमिलनाडु के चिरुपल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोंडा उदययार में, जो कि 12वीं शताब्दी के अभिलेख ब्राह्मणों की एक सभा, जिसमें चैप्टर 2 विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। चैप्टर 2 में इनके विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। ये रथकारों का शाब्दिक अर्थ है कि रथ बनाने वाले लोग जिसकी सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे, उन्हें इस जाति में के काम का तय किए और वास्तुकला के रथों गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाए गए मूर्ति स्थापित करना, फिर बलि के लिए लकड़ियों के बने साज समाज तैयार करना। मतलब कि कहने का ये हुआ कि लकड़ियों के द्वारा जो विभिन्न डिजाइन तरीके से रूप से बनाए गए जो उपकरण थे उनको तैयार करना, मंडप बनाना, राजा के लिए जेवर बनाना कौन करता था, जौहरी का काम था जो कि राजा के लिए जेवर का निर्माण कर सके। आप देखेंगे कि इसमें 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय लोगों के बीच जैसे कि नए राजपूत गोत्रों की ताकत काफ़ी इजाफा हुआ। किसका हुआ? राजपूत की जो गोत्रों के बीच में जो ताकतों का काफ़ी इजाफा हुआ। इजाफा मतलब कि बढ़ोतरी हुई। जैसे कि आप देखेंगे हुणों के, चंदेलों के, चालुक्य के, कुछ दूसरी ओर परंपरा भी आते हैं और इसमें की पहली जनजातियां भी आती हैं। कौन सी? जो उनकी होता गया। फिर कई बार ये क्या हुआ कि कुल को राजपूत के रूप में मान लिया गया और फिर धीरे धीरे कर उन्हें मुगल जो पुराने शासक थे उनको किस तरह से अपना कार्य करें विशेषता है। जैसे कि इसमें कृषि के क्षेत्र में वाले कई तरह के परिवर्तन आते हैं और इसमें आप देखेंगे कि शासकों की शक्तिशाली राज्यों का, मतलब जो शासक थे उनका शक्तिशाली शासन राज्य किस तरह से उनका निर्माण जो अपनी संपदा के रूप में इस्तेमाल करते थे। फिर आप देखेंगे कि शासकों के रूप में राजपुत्र थे। कौन? गोत्रों का उदय हुआ। राजपुत्रों में किसका उदय हुआ? गोत्रों के उदय के कारण वह, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जनजातीय लोगों का भी अनुसरण कर लिया। किसने? जनजातीय लोग जो थे उन्होंने भी इनका अनुसरण कर लिया और फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन जो कई जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए और वह केवल लेकिन प्रमुख समुदाय
जो जनजातीय परिवार के ही शासक वर्ग में शामिल हुए। कौन? जनजातीय वर्ग का जो परिवार था वह धीरे धीरे करके वह जनजातीय वर्ग में शामिल हो गया। और फिर अल्पसंख्यक जैसे कि बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी छोटी जातियां भी इस जगह पर बनाई गई, जिससे कि उनका, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आप पंजाब है, सिंध है, उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजाति ने काफ़ी बड़े इस्लाम को अपना लिया। किसने? पश्चिमी जनजाति जो थी उन्होंने काफ़ी अधिक मात्रा में इस्लाम को अपना लिया था और फिर जाति व्यवस्था को नकारते रहे। और फिर इसमें आप देखें सनातनी हिंदू धर्म। कौन? सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रसारित गैर बराबरी के रूप में आप देखते हैं बालीय समाज व्यवस्था। कौन सी? सामाजिक व्यवस्था के इलाके पर बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं हुए, और बाकी लोगों ने तो स्वीकार कर लिया और लोगों ने इनको स्वीकार नहीं किया। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं राज्यों की उत्पत्ति किसमें हुई? जनजाति लोगों के बीच में सामाजिक बदलाव भी धीरे धीरे गहरा होने लगे और फिर इसमें संबंध जो थे वह भी बढ़ने लगे। तो आप देखेंगे कि हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नीचे उल्लेखित है। जैसे कि अब देखते हैं कि इसमें क्या उल्लेखित है। जो महिला गौंड महिला जो कौन थी, ये चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें गौंड महिला। अब आप देखते हैं नजदीक से एक नज़र। क्या हुआ भाई? गौंड क्या? गौंड लोग गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश था। कौन सा प्रदेश था? गोंडवाना नामक एक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि करते थे। मतलब कि स्थानांतरित कृषि का मतलब ये हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अदल बदल करके खेती करते थे। जगह जगह बदल बदल करके खेती करते थे। कुछ टाइम यहाँ किए, कुछ टाइम यहाँ किए, फिर यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ चले गए, फिर यहीं आ गए, फिर यहाँ आ गए। इस तरह से वह कृषि का कार्य करते रहते थे, जिसमें आप देखेंगे विशाल गौंड जनजाति के कई छोटे छोटे कुलों में जैसे भी बटी हुई थी, जिसके कुछ कुल अपना राजा या राय होता था और जिस पर दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट जाती थी। राजा राय होने के कारण दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनकी ताकत भी घट जाती है। उसी समय कुछ लोग गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों के हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में इतिहास का लिए उल्लेखित कौन सा था? अकबर के शासनकाल में आधारित इतिहासकार के द्वारा उल्लेखित कौन सा था? अकबरनामा, जो कि गढ़ कटंगा के गौंड राजा जो कि 70,000 गांव थे। कौन से? गढ़कटंगा में कुल कितने गांव थे? आप देखेंगे तो 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीयकृत हो रही थी। वह राजगढ़ों में वह गठित होकर गढ़ के खास कुछ किले पर भी कुछ कुल के लोग भी थे। आप देखते हैं स्थानांतरित कृषि किसी वनप्रस्थ या उसमें पेड़ वनप्रस्थ जैसे कि झाड़ियाँ से पहले काटा जाए और उस पर जलाया जाए, फिर राख करके ही फसल बो दी जाती थी जगह पर। यह जमीन स्थान अपनी उर्वरता खो देती, क्योंकि जब इसमें आग लग जाती है, आग लग जाने के कारण उसकी ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता थी वह कम हो जाती थी या उर्वरक खो देती, जिसके कारण कि ज़मीन का दूसरा टुकड़ा भी साफ किया जाता। इसी तरह से वे लोग करते थे, जिसके कारण कि वह ज़मीन की जो पोषक तत्वता थी वह धीरे धीरे करके वह नष्ट होने लगी, जिसके कारण कि फसल ज़्यादा उपज नहीं देती थी और ना ही उनको ज़्यादा उत्पादकता का मिलता था। जैसे आप देखेंगे 84 गाँव की इकाइयों को विभाजित, जिन्हें हम 84 का 84 गाँव की जो इकाई है उन्हें विभाजित करना ही क्या कहा जाता? 84 कहा जाता था। 84 उन विभाजन या बरहोतों भी होता है जो कि बारह के गाँवों में मिला करते थे, मतलब गाँवों में जाया करते थे। बड़े राज्यों के उदय जैसे ये गौंड समाज चरित्र में बदला गया। कौन? गौंड समाज धीरे धीरे करके वह चरित्र में बदला गया। फिर उनका मूलतः बराबरी वाला राजा धीरे धीरे सामाजिक सांस्कृतिक और विभाजित सामाजिक वर्गों में विभाजित वर्णों के रूप में वह विभाजित, जैसे कि ब्राह्मण, गौंड राजा, अनुदान भी भूमि, गौंड राजा से अनुदान में भूमि भी प्राप्त
प्राप्त की और प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों का अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। किनको? गोंड को। और वह करने की चाहते थे, इसलिए वह कटंगा का एक गोंड राजा जो कि अमन दास ने संग्राम सिंह, कौन था? अमन दास संग्राम शाह की उपाधि धारण के लिए। किसने? अमन दास ने। तो आप इसमें देख सकते हैं बराहगढ़ है, चक्रगाह है, गोंडवाना का क्षेत्र है, मंडला है, कालगा है, गोरछा है, फिर बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा नदी, इस तरह से वो बसे हुए थे। फिर आप देख सकते हैं इसमें महुआ का चंदेल राजपूता शालवान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती का विवाह हुआ। फिर आप देख सकते हैं इसमें देखेंगे कि गोंडवाना के साथ क्या हुआ? दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। किसकी? राजा दलपत, जो रानी दुर्गावती का बहुत ही योग्य थी और वह अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन करने लगी। और फिर इसमें आप कमाल संभालती थी। और फिर उनका समय के साथ राज्य के अधिकतर विस्तार कब हुआ? 1665 में। किसने? आसिफ खान के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया और फिर रानी दुर्गावती ने इनका जमकर सामना किया और उसकी हार ही हुई और समर्पण करने की बजाय वह मर जाना ही बेहतर समझी। किसने? रानी दुर्गावती ने। किसने हमला किया था? आसिफ खान ने, जो मुगल सेना ने उन पर हमला किया तो वह हार गई। हारने के बाद रानी दुर्गावती ने समर्पण न करते हुए स्वयं को ही अपने आप को ही मार डाला। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। किसका? रानी दुर्गावती का। एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति का बस्तर जिले में प्रदेश, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस चित्र में दिखाया गया है, ये गोंड राजा का नक्काशी हुआ दरवाजा। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर जैसे कि गढ़कटंगा का एक समृद्धशाली राज था जिसमें हाथियों के बड़े पकड़ने और दूसरे राज्यों पर निर्यात करने के व्यापार को खासा धन कमाया जाता था। मतलब कि इस स्थान हाथियों को बेच करके वह काफ़ी धन कमाते थे। जब मुगलों ने गोंड राजा को हराया तो उन्होंने लूट के 20 मात कीमती, और जैसे ही गोंड राजा को कुछ ने हराया, मुगलों को ने हराया, तो उनकी जो जितनी संपत्ति थी ना, उनको सभी को किसने हथिया लिया? मुगल सेना ने। फिर उन्हें राज का एक अपने कब्जे में ले लिया। उनका जो गोंड राजा का जो राज था, उनको अपने जीतने के बाद उनको अपने हिस्सा में या कब्जा कर लिया था। जिसमें भी आप देख सकते हैं वीर नारायण के चाचा कौन थे? चंदर शाह ने खो दिया। और जब गढ़कटंगा के पतन के बावजूद भी गोंड राज का कुछ समय तक ही चलता रहा, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गया और वे अधिक शक्तिशाली बुंदेलों मराठाओं के खिलाफ वह संघर्ष में असफल रहे। कौन? गोंड राजा। फिर आप देख सकते हैं चर्चा करें कि मुगल गोंड पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। मुगल गोंडों पर कब्जा क्यों करना चाहते थे। फिर आप देखेंगे कि अहोम लोग म्यांमार में आकर 13वीं सदी में, जो कि ब्रह्मा घाटी में एक कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी पर बस गए। कौन बस गए? म्यांमार से आए लोग। कौन? अहोम लोग। फिर आप देखेंगे कि उन्होंने बुराइयों का भूस्वामी, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था, दमनकारी और राज की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने छुट्टियों कब 1523 ईस्वी में, कोछाजों कब 1581 में राज्यों के अपने राज्य में मिला लिया। उनके छोटे छोटे जो राज्य थे वो उनको अपने राज्य में मिला लिया। कब मिलाया? 1581 ईस्वी में मिला लिया। फिर उन्होंने कई जनजातियों के अधीन कर लिया और उनकी छोटी छोटी कई प्रकार की कई जनजाति थी जिनको कि अपने अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया जिसमें कि आप देखेंगे 1530 ईस्वी में के दशक में। आप वर्षों से पहले कौन थे?
अस्त्रों का इस्तेमाल करते। कौन से अस्त्रों का? आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया करते थे। कब? 1660 ईस्वी तक आते आते वह उच्च स्तरीय बारूद तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन? गोंडों। लेकिन अहोम, कौन? गोंडों के अहोम। अहोम के दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमण का सामना किया। किन्होंने किया? अहोम ने दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमणों का सामना किया। कब? 1662 ईस्वी में। कौन? मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना अहोम के राज्य पर हमला करती है। कौन सी सेना? मुगल सेना। किसके साम्राज्य में? अहोम के शासनकाल में। फिर लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं रह सका। किनका? मुगलों की सेना ने तो उन पर आक्रमण किया और जीत भी गए, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा समय तक वहाँ पर नहीं बच सके। तो अहोम राज बेगार पर निर्भर था। किस पर? अहोम राज किस पर निर्भर था? वह बेगार पर। वह राज्य के लिए जिन लोगों का जबरन काम किया करते थे उन्हें पाइक कहते थे। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि इसमें कौन? अहोम बेरोजगार तो थे, जबरन काम में लिया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? कहने का मतलब यह हुआ कि जबरदस्ती जो काम उनसे लिया जाता था तो उन कामकारों को क्या कहा जाता था? पाइक। क्या कहा जाता था? पाइक कहलाते थे, जो कि अहोम राज्य की गणना जनगणना से की गई थी। तो आप देखेंगे कि इसमें प्रत्येक गांव की अपनी बुरी आने की निश्चित संख्या पाइक भेजने होते थे। इसके लिए आप जनगणना के बाद ही कुछ सघन आबादी वाले इलाके से कम आबादी वाले इलाकों के लोग में देख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखलाया गया इस चित्र में कि गारो, खासी, जयंतिया, काकिरतम, डाफलाम, मिरीमम, भूटिया, इस प्रकार से इनको दर्शाया गया। जैसे भूटान है, नेपाल है, फिर क्या है ये म्यांमार है, इन प्रकार के इनको दर्शाया गया है। किसमें? इस चित्र में। तो फिर आप देखेंगे इसमें स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार से पश्चिम 17वीं सदी में जैसे आते आते वह पूर्वार्ध में प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। लगभग यह वयस्क पुरुष थे, जिसके दौरान सेना और सेनाएं प्रदान करते हुए समय में भी बांध, सिंचाई व्यवस्था धीरे धीरे कर इनका निर्माण भी करने लगे, जिससे कि वह खेती कर सके और जिससे कि हम लोग जो होते वह चावल की खेती को अनेक तरीके से अमल में लाते थे। फिर अहम समाज के कुल विभाजित हो गए, जिसे हम क्या कहते हैं? खोल कहा जाता है। अहोम समाज का कुलों में विभाजन होना ही क्या कहलाता है? खोल कहलाता है, खेल कहलाता है। किनका? अहोम जनजाति का विभाजन होना ही क्या कहते हैं? खेल कहा जाता है। दस्तकार बहुत ही कम जनजाति थी। जैसे कि आप दस्तकार में निकटवर्ती क्षेत्र में आए तो उनमें खेल के नियंत्रण, कई प्रकार के कामों, किसानों, समुदाय, इस प्रकार के वह जमींदारों में समुदायों के सहमति के से राजा की वापसी नहीं की जाती थी। तो इसमें उनकी वापसी तो नहीं की जाती थी, परंतु वह शुरुआती लोग अहोम के लोग जो है जनजाति देवताओं की उपासना करते थे और वे 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मण के प्रभाव की बढ़ोतरी हुई। कब हुई? 17वीं सदी में। जैसे ही ब्राह्मणों के प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगे तो वह जैसे कि मंदिरों में ब्राह्मणों के राजा भूमि अनुदान करते थे। कौन? राजा जो होते थे वह ब्राह्मणों को क्या करते थे? भूमि अनुदान करते थे। शिव सिंह ने 1714 से 44 के बीच में काल हिंदू धर्म की वहाँ पर प्रधानता बन गई और फिर वह धीरे धीरे राजा जैसे कि हिंदू धर्म अपनाने लगे। के बाद वह पारंपरिक आस्था भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा, क्योंकि जो आस्था थी उनकी वह आस्था को पूरी तरह से उन्होंने नहीं छोड़ा थे। अहोम समाज के परिष्कृत समाज था, जो कवियों और विद्वानों के अनुदान जमीन दी जाती थी और फिर इसमें आप नाटकों का प्रोत्साहन किया और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण कृतियों के भाषा में इनका अनुवाद भी किया और फिर इस तरह से वह अपनी नामक ऐतिहासिक कृतियों का अहोम भाषा में फिर से क्या किया? अहोम मतलब असमिया में लिखा। जैसे कि इसमें कान के आभूषण का चित्र इसमें देख सकते हैं आप, ये कि इस प्रकार से कान के आभूषण का चित्र के बारे में दर्शाया गया है।
और फिर इसमें आप देखेंगे कि आपके विचार मुगलों में अहोम प्रदर्शन जीतने के लिए क्या। फिर आप देख सकते हैं इसके निष्कर्ष के तौर पर जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं, इस युग के जो दौरान है वह उपमहाद्वीप में भी काफ़ी समय तक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। फिर वर्ण के आधार पर जनजातीय लोग एक दूसरे पर लगातार संपर्क में आते रहे और इस प्रकार आदान प्रदान दोनों तरह से वह समाजों के अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजाति लोग उन्हें विभिन्न प्रकार से जीविका अपनाई और इस तरह से कई जनजाति पर आधारित थे समाज में शामिल हो गए, लेकिन कई जाति व्यवस्था संतानी हिंदू धर्म की दोनों ही नकार दिए गए और फिर कुछ जनजातियां जो थी वह सुसंगठित होकर प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में विस्तृत राज्यों की स्थापना की। तो इस तरह से उनका राजकाल चलता रहा, किनका, राजाओं का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राज किस तरह से राजनीतिक ताकतवर, राज्य जो होता किस प्रकार से वह राजनीतिक के रूप में ताकतवर होते गए और फिर जटिल आवश्यकताओं को, जटिल राज्यों में जो साम्राज्य के संघर्ष होते थे उनको किस तरह से स्थितियां खड़ा कर लिए गए। आप इसमें देख सकते हैं कि मंगोल शासक के बारे में तो आपने देखा कि मंगोल अपने एटलस मंगोलिया में ढूंढिए, जिसमें कि आप इतिहासकारों और उनसे जो समृद्ध शक्तिशाली राज्य थे उनके बारे में संग्राहक जनजाति जैसे मंगोली मध्य एशिया के घास के मैदान में स्टेपी थोड़ा सा नीचे की ओर प्रांतों में बसे थे, जो कब 1206 ईस्वी में कौन था, चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्कियों की जनजातियों के रूप में पैदा किया था। किसने किया था, चंगेज ने, जो कि सैन्य बल में भी बदल दिया गया। फिर आप देखेंगे कि इसमें इनकी मृत्यु के समय कब 1227 ईस्वी में जो एक सुविकसित प्रदेश का शासक था, इसमें एक उत्तराधिकारी के एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ जो अलग अलग समय के साथ अंतर्गत रूस के पूर्वी, यूरोपी, चीन पूर्वी खास बढ़ा गया और फिर धीरे धीरे कर यह हिस्सा शामिल होते गया। फिर मंगोलों के पास यह सुसंगठित जो सैन्य था, प्रशासनिक अवस्था थी और ये विभिन्न जाति या धर्म जो धार्मिक समूह के समर्थन भी करते थे। कौन, मंगोल। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ दिया गया है जिसके बारे में आपको बतलाना है, जिसको कि इनको मिलाप करना है। गढ़ क्या होता है, टंडा क्या है, धार्मिक क्या है, श्रमिक क्या है, कुल क्या है, शिवसिंह क्या है, दुर्गावती क्या है, और आप इसको सही मिलान कीजिएगा। खेल है, 84 है, कारवा है, गढ़कटंगा, अहोम राज है, पाइक है, इनका सही सम्मिलित करके बतलाना। तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरह के से इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि इसमें दिया है 20 शब्द में आप देखेंगे कि वर्ण, जाति, टांडा, गढ़, 84, बरहोद, भुरई, पाइक, खेल, बुरंजी, जनगणना। अब खालिस्तान वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती हैं, तो इसको करना है आपको। खालिस्तान अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां कौन सी थी, इसको भी करना है। खालिस्तान ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा 7000 गांव थे, किसके थे, आपने तो इसमें इस चैप्टर में पढ़ा, तो चैप्टर के बाद पढ़ा तो किसके बारे में था, 7000 जो गांव थे जो 70,000 गांव के अंतर्गत आते थे। फिर आप देखेंगे कि बड़े और ताकतवर छोटे जनजातीय राज्यों को खालिस्तान और खालिस्तान की भूमि अनुदान करते थे। किनको करते थे, ब्राह्मणों को करते थे। कौन करता था, वह राजा करता था। आप देखेंगे इनमें की सही और गलत बताइए। जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, क्या यह सही है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कई जनजातीय समुदाय नहीं थी, क्या यह सही है या गलत है। गोंड राज्य में अनेक नगरों को मिला और 84 बनता गया। फिर भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, क्या यह सही है या गलत है। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह से बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह से वह विनिमय करते थे। तो इसमें आप देखेंगे कि
इसमें अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित होता है, वर्ण आधारित समाज में परिवर्तन, इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि इसमें भी दिखलाया गया है कि इन समाजों के बारे में, एक राज्य से के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदले गए, इसके बारे में करना। फिर विचार, आज आइए विचार करें क्या है। बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। फिर गोंड लोगों का इतिहास क्या है, अहोम का इतिहास के किन मायनों में भिन्न था और यह कई समानता में भी था। आइए कुछ करके सीखें, इसके बारे में आप देखेंगे कि ये कुछ सवाल है, इन सवालों के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। किसकी सहायता से, मानचित्र की सहायता से। जैसे कि इसमें दिया है जनजातीय समूह के संबंध में सरकारी नीतियों का पता लगाएं और उनके बारे में बहस का आयोजन करें। उपमहाद्वीप के बारे में, वर्तमान में खानाबदोशी या पशुचारकी के बारे में पता लगाएं और वे जानवर थे या उनके इलाके में रहते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा आज हुआ चैप्टर 7 कंप्लीट, जो कक्षा 7वीं की NCERT का था। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। यदि आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को के आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जय हिंद।